बांग्लादेशी घुसपैठी दिल्ली की सोसाइटियों में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं ना, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, दिन में काम है, रात में चोरी डकैती करते हैं। तो जब वो आतंकवादी जो प्रशिक्षण लेकर के आएगा तो और सातिराना अंदाज में घुसेगा ना साहब। तो भारत की तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया, पाकिस्तान जो स्थिति पाकिस्तान की है, अगर वैसी स्थिति बांग्लादेश की बन गई तो हमारे लिए अब दोनों मोर्चे पे पाकिस्तान हो गया, यानी दोनों जगह पे आतंकवाद का केंद्र हो गया। तो सोचिए कि हम अपने देश की रक्षा के लिए कितना बड़ा रकम में खर्च पाकिस्तान से घुसपैठ के ऊपर करते हैं, आतंकवाद से निपटने पर करते हैं, फिर यहाँ भी करो। और ये इसी चीज को बचाने के लिए भारत सरकार शुरू से प्रयासरत रहा। सरकार केंद्र में जिसकी भी रही, सभी सरकारों ने प्रयास किया कि बांग्लादेश के साथ हमारी अच्छी स्थिति रहे, दोस्ती रहे, सामान्य संबंध रहें। बांग्लादेश में भीषण बवाल मचा है। उसका असर भारत पर भी है और भारत की भी इसको लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। किस तरह की चिंताएं हैं, किस तरह की दिक्कतें भारत में भी हो सकती हैं, इसको लेकर बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विकास चंद्रा जी हैं। विकास जी, जो बांग्लादेश में बवाल मचा है उसको लेकर भारत की चिंताएं किस तरह की हो? भारत चिंतित कैसे नहीं होगा। पहले एक चीज समझिए कि आज ग्लोबल विलेज की बात की जाती है ना, अगर एक कार्टून बनता है डेनमार्क में और बवाला मेरठ में बच जाता है, पूरी दुनिया एक है, अब कोई किसी से अलग नहीं है। कहने के लिए एक बाउंड्री है, अलग देश है, अलग पहचान है, अलग पासपोर्ट है, लेकिन व्यापारिक इंटरेस्ट भी है, सामरिक इंटरेस्ट भी है, कई तरह के संबंध हैं। अब आपको एक देश ऐसा चाहे कि बिल्कुल हम अलग रह करके अपनी पहचान बनाए रखें, वो संभव नहीं है इस प्लास्टिक इकोनॉमी के एज में। और दूसरी बात है, बांग्लादेश तो हमारा इमीडिएट नेबर है, हमारा हमसाया मुल्क है, और वो हमसाया मुल्क तो बाद में है, इस मुल्क का एक वो अंग रहा है। और आप देखें भारत की भूमिका, थोड़ा आप पीछे चले जाएं तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, इसमें भारत की ही भूमिका थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और मुक्ति वाहिनी के साथ मिल करके क्या कुछ हुआ, भारतीय फौज का क्या योगदान रहा, किस तरीके से पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया गया था, क्योंकि जब पाकिस्तान वहाँ अत्याचार और अनाचार की सारी सीमा लांघ गया था, हत्या अभियान जब वहाँ चल रहा था, तब भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था, और भारत की वजह से ही बांग्लादेश वजूद में आया था। चलिए, वजूद में आ गया एक देश है, उस इतिहास को भी हम भूल जाएं। आज देखें कि भारत में सबसे बड़ी एक समस्या क्या है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की। बिल्कुल सबसे लंबी सीमा उनके साथ हमारी जुड़ रही है, और वो इस बेतरतीब ढंग की वो सीमा है कि जिस पर आप 100% ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कोई घुसपैठ न करे। आज आप राजधानी दिल्ली में जहां जाएं वहां बांग्लादेशी लोग मिल जाएंगे, अनाधिकृत रूप से आए हुए। तो एक तो बॉर्डर की हमारी इतनी बड़ी समस्या है कि आए दिन घुसपैठ, तस्करी की समस्या। दूसरा, हमारा वो इमीडिएट पड़ोसी है, हमसाया मुल्क है, और हमसाया मुल्क में अगर कोई भी परेशानी आती है तो सीधा उसका असर बगल के देश पर पड़ता है। और भारत की जो अपनी विदेश नीति रही है, वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बिल्कुल अलग है। जो अमेरिका के साथ है वो बांग्लादेश के साथ तो हो नहीं सकता है। और बांग्लादेश भी अब तक शेख हसीना के नेतृत्व में जब देश था तो एकदम मतलब भारत के साथ वो लोग कदम ताल मिलाकर चलने की कोशिश करते थे, और हम लोग देखते थे भी कि मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान से बिल्कुल अलग उनकी नीति थी भारत को लेकर। अच्छे रिलेशन गिने जाते अच्छे हमारे संबंध, हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध भी, भारत वहाँ के विकास कार्यों में सहयोगी था। आप देखिए कि वहाँ कितने सारे विकास कार्य चल रहे हैं, भारत के सहयोग से चल रहे थे। लेकिन अब खबरें बड़ी उलट आ रही हैं। अब देखें कि खबरें उलट आ रही हैं, और उलट ही नहीं है, बिल्कुल चिंता में डाल देने वाली खबर है। आप देखिए कि तख्ता पलट हो गया, और तख्ता पलट किस हिसाब से हुआ कि वहाँ स्थिति ये नहीं समझ में आ रही है कि वहाँ के कंटरपंथी जमातों को इसके लिए पहले जिम्मेदार माने। वहाँ जिससे पुलिस ने कह दी कि हम साहब गोली नहीं चलाएंगे, और वहाँ की फौज ने कह दी कि साहब हम गोली नहीं चलाएंगे, नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि जो तमाम तरह की तस्वीरें छनकर जो आ रही हैं कि फौजी लोगों का व्यवहार वहाँ पर कैसा है। अब ये नहीं कह सकते कि पूरे जो फौज है, साजिश लगती है क्या पूरी? मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें कि अब फौज की लोगों की भूमिका भी वहाँ संदिग्ध दिखाई दे रही है। हालांकि कट्टरपंथी फौज की भी गाड़ी घेर रहे हैं, उनके आवागमन पर भी परेशानी पैदा कर दी। देखिए, तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना भागकर भारत आ गई, जान बचाकर भारत आ गई, वहाँ इस समय एनार्की की स्थिति, अराजकता की स्थिति है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आप देखें कि वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी, न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख और ईसाई, इस समय संकट की घड़ी में है। अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा संख्या वहाँ हिंदुओं की है। बंटवारा देश का हो गया, जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए थे, लेकिन बहुत सारे हिंदू वहाँ रह गए थे। नोआखाली का दंगा आपको याद होगा,
आज फिर वो नोआखाली आप जाकर के देखें कि क्या स्थिति वहाँ पर हो गई है। अब ये सत्ता के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, बहाना आरक्षण को लिया गया, लेकिन सिर्फ आरक्षण की बात करके अगर उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मेरा मानना है कि उसका सरलीकरण हो जाएगा। ये बहुत सरल कर दिया आपने। वो तो एक कह सकते हैं कि एक तात्कालिक था जिससे कुछ लोग सड़क पर उतरे और जैसे ही सड़क पर उतरे तो किसी अवसर की ताक में बैठी हुई वो शक्तियां जो किसी तरीके से वहां की सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, वहां अपने एजेंडे को लागू कर देना चाहती थी, वो सक्रिय हो गई। यानी कि आरक्षण केवल मात्र बहाना ये तात्कालिक था, बहाना था, वो तो विद्यार्थियों के द्वारा चला, इसके पहले भी उठा था, लेकिन उसको कैसे आग में घी डाल दिया जाए, उसका कैसे विस्तार कर दिया जाए, वो किया गया। अब सिर्फ आरक्षण को भूल जाएं आप, आरक्षण को तो मुझे लगता है कि अब ये एक बहकावा है कि दिखाया जाए कि उनका इंटरनल और डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, इसलिए आरक्षण आरक्षण की कुछ समझदार लोग बात कर रहे हैं जानबूझ करके। ठीक है कि आरक्षण की बात को लेकर के कुछ वहां पढ़े लिखे नौजवान सड़क पर उतरे, उन्होंने बवाला मचाना शुरू किया, सड़कें रोकनी शुरू की, सरकारी दफ्तरों के सामने वो लोग जाकर धरना देना उन लोगों ने शुरू किया। और उन लोगों ने क्यों शुरू किया, अब वो भी देख लें, आप समझ लें, तब समझ में आएगी बात कि वो आरक्षण किसको दिया जा रहा था। बांग्लादेश जब बना और जो जो लोग शहीद हुए थे बनवाने में, मुक्ति वाहिनी वाले, उनके परिजनों को दिया जा रहा था और उसका विरोध हो रहा था। यानी बांग्लादेश बनवाने में जिनका सहयोग था, उनके बाल बच्चे, नाती पोते, देवतों को अगर मिल रहा है तो उसका विरोध कौन कर रहा था? वो कट्टरपंथी जमात कर रहे थे जो पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचते हैं। क्योंकि बांग्लादेश बनाने वालों से तो पाकिस्तान को सख्त नफरत है, शेख मुजीबुर रहमान के पीछे जाने वालों से उसको सख्त नफरत है, शेख हसीना से तो सख्त नफरत है, और उनके साथ चलने वालों से भला कैसे प्यार कर सकता है? इशारा सीधा पाकिस्तान की ओर सीधा चला है। पाकिस्तान, बिल्कुल। देखिए बहुत पीछे से गेम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उस अपने अपमान को कभी भूल नहीं पाया है और न भूल पाएगा, क्योंकि 90,000 फौजियों को आपने सरेंडर करा दिया था। खूब याद है कि हम कहानियां बचपन में सुनते थे कि हमारे गोरखा रेजिमेंट का एक छोटा सा हवलदार खड़ा होता था और लंबे लंबे चौड़े चौड़े पठान कहे कि आंखें नीची कर, तो वो लोग एक इतने बड़े 5 फीट के हमारे गोरखा सैनिक के सामने 6-6 फीट के पठान लोग ऐसे आंखें नीची करके खड़े होते थे। 90,000 लोगों को सरेंडर करा के मुझे बिहार और पश्चिम बंगाल के जेलों में रखा गया था। तो न वो अपमान भूल पाए हैं, और सबसे बड़ा दर्द है कि पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। तो भला पाकिस्तान जिसको भारत से कोई लेना देना नहीं, झूठ मूठ का कश्मीर में टांग अड़ा के बैठा हुआ है, अपने घर में आटे की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनको कश्मीर चाहिए। हो जाए तो अपने आवाम के हक को छीन करके वो बांग्लादेश को स्थिर करने में, भारत में आतंकवाद फैलाने में शुरू से लगा हुआ है। ये तो ओपन बात है, इसमें कुछ कहने सुनने की और समझने की जरूरत ही नहीं है। तो न तो वो इस इतिहास को पाकिस्तान भूला और न उस दर्द को, न उस अपमान को कभी भूला। ये कैसे मान का बदला एक तरीके से नियाजी ने को सरेंडर करा करके भारतीय जर्नैल ने उनसे साइन कराया था, इस दर्द को तो कभी वो भूलेगा नहीं ना। अच्छा, वहां आप देखिए दो तरह की जमात है, मैंने दो सेगमेंट पॉलिटिकल दिखाई देते हैं, एक प्रो पाकिस्तानी, एक प्रो इंडियन है। प्रो इंडियन में शेख हसीना, शेख मुजीबुर, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान वाले या उनके साथ वाले लोग, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि भारत से हमारी स्थिति खराब हो, क्योंकि इसका फायदा भी जहां पाकिस्तान गर्क में जा चुका है, वो शेख हसीना या बांग्लादेश की पड़ोसी के साथ यानी भारत के साथ अच्छी नीति की वजह से आज उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, पाकिस्तान से तो बहुत आगे है। बांग्लादेश का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 रुपया हो जाएगा, ये स्थिति आ गई थी जबकि अलग होने के बाद। तो वो लोग तरक्की याफ्ता थे और बहुत सारी बातों को छोड़ करके चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाया। अब देखिए इसमें क्या है कि चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है, भारत का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी बातें ऐसी जिस पर आप और हम चर्चा चाहते हुए भी नहीं करेंगे कि उन सब चीजों से पर्दा न हटाया जाए, न बोला जाए, तो अपने देश के हित में है और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के भी हित में है, क्योंकि और दो देशों के बीच की जो नीति होती है उस पर बहुत नुक्ताचीनी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सरकार का जॉब है, वो सरकार करे कि क्या आवश्यक है देश के लिए, वो सरकार के लोग कदम उठाते हैं। और अभी आपको बता दूं कि भारत सरकार बहुत सक्रिय है, कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, विदेश मंत्री ने तमाम दलों के नेताओं को भी जानकारी दी है, सदन के अंदर उन्होंने बयान दिया है, सारी चीजें उन्होंने साफ कर दी है अपने देश के सामने, लेकिन उसके बावजूद एक अलग पॉलिसी होती है। लेकिन यहाँ अब पाकिस्तान और चीन दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। आप हम बता दें, इसमें मैं अपनी बात व्यक्तिगत जो समझ बता रहा हूँ, या किसी इनपुट के आधार पर नहीं है। आप थोड़े से पीछे जाइए, नेपाल और हमारे बीच में कोई सीमा नहीं, कहें तो
बाउंड्री तो है, लेकिन कोई वीजा पासपोर्ट का जा लफड़ा नहीं। सकता है आराम से। आराम से आइए जाइए, उधर के लोग इधर रहते हैं, नाती रिश्तेदारी खेत बाड़ी सब है। काम धंधा करते हैं नहीं बहुत वो सारे तो भारत में पब्लिक फ्री है, हमारे देश में गोरखा रेजिमेंट में सारे नेपाली लोग हैं, बजाबता इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट सेंटर नेपाल में। तो जब माने यानी हमारा जो बाउंड्री है वो बंद नहीं है, नेपाल अपने घर की तरह है, बहू बेटी का रिश्ता है। माता जानकी नेपाल की थी, तो हमारे लिए तो पवित्र भूमि भी है। तो नेपाल का मामला अलग था, और नेपाल की जो राजशाही व्यवस्था थी, महाराजा जो वहाँ के वीरेंद्र वीर विक्रम शाह थे, तब तो भारत के साथ एक अलग ही संबंध था। लगता ही नहीं था कि नेपाल कोई गैर है, विदेश है, लगता है कि ये अपना है। उस राजशाही, उस राजा के पूरे खानदान की हत्या हुई। हत्या कैसे हुई, इन लोगों ने की, कैसे की, तमाम बातें सामने निकल कर आई। लेकिन राज बहुत सारी बातों पर आज ही आए। आज क्या है कि कभी वो नेपाल वामपंथियों के हाथ में जाता है तो चीन के गोद में खेलता है, कभी लुढ़क के कहीं जाता है। एक वहां से शुरू हुआ। उसके बाद आइए, चीन की वजह से पाकिस्तान और हमारे बीच में क्या संबंध है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक पहले नेपाल को मार के खत्म किया गया कि भारत के साथ बड़ा इसका बढ़िया है, तो इसको डिस्टर्ब करो, अपने चेले चपाटों को वहां पर ले आओ। चीन पंप करता रहा हर आर्थिक तौर पर, सब तमाम सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में चीन के बल पे पाकिस्तान कूदता है। हालत यह है कि अब चीन के हाथों गिर भी पड़ चुके हैं, लेकिन उन लोगों की तो समझ नहीं आ रही है। मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई आसमान से तो नहीं टपका है। अरे कहो कि एक आंगन में अगर दीवार खड़ी कर दी जाए तो वो समुद्र पार नहीं हो गया ना, वो था तो हमारी ही भूमि। आज भी बाजवा लगाते हैं नाम के पीछे, चौधरी, रंधावा। नाम बेशक मुस्लिम हो, लेकिन टाइटल तो वही रंधावा है, वही बाजवा है, वही बाजवा है। तो है तो अपनी भूमि, अपने ही लोग, सारे लोग वहां के खराब भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी आवाम कहीं की खराब हो, ऐसा नहीं कि सारे पाकिस्तानी बड़े खराब हैं और दुष्ट हैं, उनकी निंदा कर दो, शिकायत कर दो, बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां के हुक्मरान जो हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से गिरवी रख दी, और पाकिस्तानियों का जीवन जो है वो धरती पर ही जहन्नुम बन चुका है। लेकिन छोड़िए उस बात को, पहले इस बांग्लादेश वाले कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं। तो आप इस जरा दूरगामी दृष्टि अपनाइए, देखिए पहले नेपाल डिस्टर्ब हुआ, पाकिस्तान तो पहले से ही गड़बड़ है। उसके बाद देखें कि श्रीलंका आपके साथ था, उसके साथ आपकी नीति थी। भारत सरकार वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स वर्क करा रही थी, पोर्ट का निर्माण हो रहा है, उनको सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार को लग रहा था कि चीन वहाँ बहुत तेजी से घुस रहा था, कि पूरी तरीके से वो चीन के पास न जाए, हमारे साथ रहे, हमारा हमसाया मुल्क है। तो वहां तक का पलट हो गया साहब। अब श्रीलंका का मामला अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ साहब, बांग्लादेश में तक का पलट हो गया। अब ये कोबड़ छोट कहता अपराधु। अब यहाँ तो कई तरह के एंगल भी निकल के आ रहे हैं कि उधर से पूरी दुनिया के चौधरी साहब जो हैं अमेरिका, उनका भी एंगल आके जुड़ जा रहा है, पाकिस्तान चीन का एंगल। और आज देखें कि क्यों मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे एंगल से आप जो विदेश मामलों के जानकार होंगे उनसे आप बात अगर करें तो बहुत सारी चीजें आपको अतिरिक्त भी वो बताएंगे, तो उन सब चीजों पे मैं नहीं जाता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब से बांग्लादेश बना उसके अगले दिन से ही पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात और वहां की हुकूमत उस बांग्लादेश को नाश कर देने की अपनी साजिश में वो लोग लग गए। और पहले से ही वहां प्रो पाकिस्तानी एक जमात थी, बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी थे जो पाकिस्तान के साथ। उसमें भी सबसे बड़ी बात, जो बंटवारे के समय जो बिहार से भाग के जो बिहारी मुसलमान गए, वो सब समस्या की जड़ में सबसे ज्यादा वही है, बिहारी मुसलमान। हालांकि वो बिहारी मुसलमान बहुत जाके कराची बस गए, पाकिस्तान चले गए कि नहीं रहेंगे हम पूर्वी बांग्लादेश में, लेकिन बहुत बड़ी संख्या बिहारी मुसलमानों की है वहां पर, जो उर्दू भाषी हैं। वहां उर्दू भाषी बांग्ला भाषी की लड़ाई अलग है, और जो उर्दू भाषी है सहज तौर पर पाकिस्तान परस्त है। वहां जो उर्दू भाषी मुसलमान है वो सहज तौर पर पाकिस्तान परस्त है। आप बांग्लादेश दूर मत जाइए, अपने पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहां डिवीजन है कि बांग्ला बोलने वाला मुस्लिम और उर्दू बोलने वाला मुस्लिम, दोनों की वोटिंग पैटर्न अलग है। अपने देश के इलेक्शन में ममता बनर्जी इसी उर्दू बोलने वाले मुस्लिम और बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों के बंटवारे में तो जीत कर आई थी पहली बार। क्योंकि नहीं जानते लोग, बहुत नहीं, ना 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 नहीं जानते ही नहीं। पूरा बांग्ला स्पीकिंग जो मुस्लिम था वो तो सब पहले सीपीएम के साथ था, वही टूटा ना साहब। उर्दू स्पीकिंग तो उर्दू वाले, अब बांग्ला स्पीकिंग जो मुस्लिम है, जो बांग्ला भाषी हैं, वो कहते हैं जो उर्दू बोलने वाला है सब उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से आया हुआ ये माइग्रेटेड मुस्लिम है, ये हम पर हुकूमत करने आए थे, इसलिए उनसे भी नफरत करते हैं। बांग्लादेश में हावी कौन है? अब बांग्लादेश में अभी कट्टरपंथी जमात है, जमात इस्लामी हावी है। पाकिस्तान के उर्दू वाला, हाँ, पाकिस्तान के
नहीं, उसमें बांग्ला भाषी भी लोग हैं कि जिसकी मानसिकता वैसी है, जो जमात में चला गया, जो पाकिस्तान के फंडिंग पर जो कट्टरपंथी तंजीमें वहां पर चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कट्टरपंथ यानी कि पूरा टोटल जो पाकिस्तान की फंडिंग पर, पाकिस्तान की दी हुई आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपना बदला लेना था शेख मुजीबुर रहमान के करनी कार्यों का, जो कार्य किया उन्होंने, अपना बांग्लादेश बनाया, अपना देश बनाया था उन्होंने। जबकि पाकिस्तानियों को कितनी नफरत थी उस बंगाली लोगों से कि पाकिस्तान में मुहावरा चलता था कि कोई अगर रास्ते से जा रहा है, किसी अगर कोई बंगाली को देख लेता था लाहौर की सड़कों पे या रावलपिंडी या फैसलाबाद या कराची में, तो कहे कि यार मछली की बू आ रही है, ये सड़ी मछली यहाँ क्यों है। बांग्लादेश आखिर अलग क्यों हुआ था? इन लोगों की बदतमीजियों की वजह से है। और जो इन लोगों ने किया, खैर छोड़िए, वो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। तो मामला क्या है कि पाकिस्तान पहले दिन से लगा रहा और अपने कट्टरपंथी चीजों को धीरे धीरे वहां पर भेजता रहा, जड़ जमाता रहा, जमाता रहा, जमाता रहा। और उन लोग धीरे धीरे अपने पांव हाथ पसारते पसारते वहां के समाज में के बहुत सारे लोगों को अपने फोल्ड में शामिल कर दिया। तो एक डिवीजन दिखने लगा कि प्रो पाकिस्तान और प्रो इंडिया। एक आज जो स्थिति आई है, इसके पीछे केवल और केवल मैं पाकिस्तान की उस साजिश को मानता हूं जिसका वो बदला लेना चाहता है। फौज को भी अपने साथ मिला लिया। अब देखिए कि उस कट्टरपंथी जमात में अगर है, पुलिस ने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, फौज ने मना कर दी गोली नहीं चलाएंगे। हालांकि वहां की स्थिति ये थी कि लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या पर सड़क पर हैं, लोग आंदोलित होकर उतरे हैं। वैसे में पुलिस और फौज निर्णय ले सकती है कि गोली चलाएं न चलाएं, क्योंकि अगर 2 4 5 मर गया तो हो सकता है कि और भी मामला कंट्रोल से बाहर निकल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं कि शेख हसीना की तस्वीर को उतार कर बेइज्जती के साथ फौजी लोग ही तोड़ रहे हैं, तो उनकी नफरत भी उसमें दिखाई दे जाता है। तो सीधा इशारा है। बटा हुआ, वहां सब कुछ बटा हुआ है, वहां सब कुछ बटा हुआ, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी जमात को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ कदम ताल करके कैसे चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं चल रहा है। और आप देखें ये कैसे साबित होता है कि वो लोग हैं। उसके लिए बनता है कि लिटमस टेस्ट किया जाता है, या जब आप पतीले में आप चावल को उबाल रहे हो अपने खाने के लिए, तो एक एक दाने को तो निकाल के वो खाना बनाने वाला चेक नहीं करता ना, एक दाना निकालता है, सोचता है कि हाँ हो गया भैया, उतारो 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 है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ना, या शेख मुजीबुर रहमान या बांग्लादेश बनने के पक्ष वाले लोग क्या शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ सकते हैं? बड़ा सवाल अपने आप। हैं? मुजीबुर रहमान की मूर्ति के साथ ये बदतमीजी कर सकते हैं कि सीढ़ी लगा कर चढ़ के उसकी नाक पे हथौड़ी मार रहे हों, उसकी उंगली पे हथौड़ी मार रहे हों, उसके सर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। हम लोगों ने इराक में कहने हम तो लोगों रोकने ने वाला सद्दाम कोई हुसैन की मूर्ति को टूटते हुए देखा, और जब रसिया का मामला आया तो वहाँ बड़े-बड़े कम्युनिस्ट नेताओं की मूर्तियाँ टूटती हुई देखी। अरे वो उसी तो शेख मुजीबुर रहमान नहीं तो बंगबंधु का उनको बांग्लादेश उन्होंने, तो जो व्यक्ति अलग देश बना कर दिया, उसकी ही मूर्ति को वहां के लोग तोड़ रहे हैं। ये तो परम शोचनीय विषय है कि वो कौन से लोग हैं कि अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति को ही अपमानित करके तोड़ दिया। वो किसके हाथ में खेल रहे हैं साहब? सबसे बड़ा इशारा अपने आप में। तो ये देख लीजिए कहाँ है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ और उस मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश बना, किसको सबसे ज्यादा आकर है? पाकिस्तान को। तो वो जो लगा रहा अपने अलग अलग धार्मिक संगठनों के जरिए, कट्टर मौलानाओं मुल्लाओं के जरिए, वहां पर उन लोगों ने बजाबता मदरसों का जाल खड़ा कर दिया, अपनी तबलीगें वो चलाते थे, और करते 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 उन्होंने आज ये इस ताकत में पहुंच गए कि जब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई तो वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, प्रधानमंत्री आवास लुट गया। और जो सबसे चिंता का विषय है, दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का टूटना। दूसरे, अरे साहब, आपने तो आरक्षण के विरोध आंदोलन शुरू किया था ना, बिल्कुल सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू किया था। आप ये भी बात मानते हैं कि चलो शेख हसीना अपने ढंग से सरकार चला रही थी, न्यायपालिका को अपने ढंग से वो गाइड कर रही थी, वहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप था शेख हसीना ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया था, उसके खिलाफ आपकी नाराजगी अच्छी बात है कि अपने देश की डेमोक्रेटिक के साथ कोई छेड़छाड़ करे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है कि डेमोक्रेसी है तो है। तो आपने तो इसके लिए आंदोलन शुरू की। ये अल्पसंख्यकों की हत्या, अल्पसंख्यक लड़कियों को उठा ले जाना, बलात्कार, घर में को बाहर से बंद करके आग के हवाले कर देना, वहाँ के हिंदुओं की हत्या करके सरेआम लाइट पोस्ट पर टांग देना, फ्लाईओवर्स पे टांग देना, उनके घर संपत्तियों को हड़प लेना, गांव के गांव को जला देना, अभी तो चल रही तरह ये क्या दिखाता है साहब?
ये परीक्षा ये रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन दिखाता है। ये जनतंत्र वहाँ खतरे में था, उसका आंदोलन दिखा रहा है। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं था, तो क्या उसके खिलाफ दिखा रहा है? आखिर ऐसा हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि चूँकि पाकिस्तानी कट्टरपंथी इतना हावी और इतना जहर भर दिया कि अगर शेख हसीना प्रो इंडियन थी, तो इंडिया में तो आए कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया का मतलब उन्होंने हिंदू निकाल लिया और वो गुस्सा अपना वहाँ के हिंदुओं की हत्या, आगजनी, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, औरतों के साथ बलात्कार कर दे रहा है। जब बांग्लादेश बँटवारा हुआ था, जो सीन आया था ना कि पाकिस्तानी फौजी वहाँ बलात्कार किया करते थे और हत्या करते थे, ठीक वही स्थिति आज उत्पन्न होकर के वहाँ पर आ गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि बहुत मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि दो देशों का, दो देशों का सरकारों मामला की है, बात है। लेकिन जो आँख से दिख रहा है उस पर बात कर सकते हैं। अब ये इसमें कुछ जो है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो वहाँ पर अब दिख रहा है कि अरे आंदोलन, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे आंदोलन कहीं ये अल्पसंख्यकों को समाप्त कर देने के लिए तो नहीं था। ये हिंदुओं को वहाँ से खत्म कर देने के लिए नहीं था, क्योंकि शुरू किसी और बहाने से किया और चला कहीं और गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान है इसके पीछे। बाकी जब देश आजाद हुआ था पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे? आज कितने बचे हैं? आज मैग्नीफाइंग ग्लास लेके सभी नहीं ढूंढते हैं। कुछ सिंध धुंध प्रांत में कुछ बचे हैं, वो भी भेष बदल के रहते हैं, वो भी अपनी हिंदू पहचान जाहिर नहीं करते हैं। वही चिंताओं की हम बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश अब क्या है, पाकिस्तान कनेक्ट अब हुआ। सीधी सी बात है कि ये स्थिति हो गई। अब भारत की चिंता कैसे नहीं होगी? एक तो पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठ और आतंक से हम पहले ही परेशान लोग हैं। अगर वही इस्लामिक कट्टरपंथी जो वहां आज दिखाई सड़क पर दे रहे हैं, उनके हाथ में नाचने वाली सरकार वहां बन गई या उनकी ही सरकार बन गई, तो क्या जो आतंकवाद का काम पाकिस्तान से हो रहा है, क्या वो बांग्लादेश से नहीं होगा? उस सीमा की भी उतनी गहन, अब वो सीमा से तो ज्यादा सरल सीमा इनकी है। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर बांग्लादेश कट्टरपंथी के हाथ में चला गया, अगर जो वहाँ का जो जो इस फंडामेंटलिस्ट लोग जो हैं, जो भारत से नफरत करते हैं, अगर आ गए, तो वैसे ही सीमा हमारी वो सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ से जो प्रायोजित होने वाले आतंकवाद को हम झेल नहीं पाएंगे। हालांकि भारत इतना सक्षम है कि हर तरह से जवाब उनको देगा। जैसे एडवांस प्लानिंग भी सरकार लग गई, सीमाएं हमारी सील की जा चुकी हैं, आने जाने की सारी पाबंदी लगाई जा चुकी है, एडवाइजरी जारी किया जा चुका है, सारे बॉर्डर बीएसएफ जो बांग्लादेश सीमा पे हैं सब कुछ को चाक चौबंद कर दी गई है, सब कुछ कर दी गई है। लेकिन बात यह है कि अभी भी सब कुछ है, लेकिन बांग्लादेश का घुसपैठ रुका क्या? तो जब सामान्य वहां से भिखमंगा घुसपैठ करके आके आपके सोसाइटी में कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, तो आतंकवादी तो सातिर होता है, वो तो और आसानी से घुस जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठी दिल्ली की सोसाइटियों में कूड़ा ही इकट्ठा कर रहे हैं ना, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, दिन में काम है, रात में चोरी डकैती करते हैं। तो जब वो आतंकवादी जो प्रशिक्षण लेकर के आएगा, तो और सातिराना अंदाज में घुसेगा ना साहब। तो भारत की तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया, पाकिस्तान जिस जो जो स्थिति पाकिस्तान की है, अगर वैसी स्थिति बांग्लादेश की बन गई, तो हमारे लिए अब दोनों मोर्चे पे पाकिस्तान हो गया, यानी दोनों जगह पे आतंकवाद का केंद्र हो गया। तो सोचिए कि हम अपने देश की रक्षा के लिए कितना बड़ा रकम में खर्च पाकिस्तान से घुसपैठ के ऊपर करते हैं, आतंकवाद से निपटने पर करते हैं, फिर यहाँ भी करो। और ये इसी चीज को बचाने के लिए भारत सरकार शुरू से प्रयासरत रहा। सरकार केंद्र में जिसकी भी रही, सभी सरकारों ने प्रयास किया कि बांग्लादेश के साथ हमारी अच्छी स्थिति रहे, दोस्ती रहे, सामान्य संबंध रहें, ताकि मामला बिगड़े नहीं। हालांकि वहाँ जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा था, तो भारत सरकार की उस पर पैनी नजर थी। भारत सरकार के पास सारी रिपोर्ट थी, भारत सरकार बहुत गहनता से उस पर निगाह जमा कर बैठा हुआ था, सब कुछ है। लेकिन चूंकि वो सीधे तौर पर भारत सरकार आखिर किसी देश के डोमेस्टिक मामले में कैसे कोई देश हस्तक्षेप कर सकता है? कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति तो है, वेट एंड वॉच हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे पास या भारत के पास या किसी भी मुल्क के साथ अगर ऐसा मामला हो, तो दूसरा कर क्या सकता है? अब जब ये बांग्लादेश बना था, तब की परिस्थिति ऐसी आई थी कि भारत को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ा था। अभी नहीं कर सकते। अभी वैसी परिस्थिति नहीं है, अभी तो खुद ही उनके यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, अशांति की स्थिति है, लेकिन लोग जो मारे जा रहे हैं वहाँ अब लेकिन यही है कि अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। आप देखिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी मांग हो रहा है, संघ परिवार की तरफ से भी मांग हो रहा है, तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से, सिख समुदाय की तरफ से कि भाई वहाँ रक्षा करो। सोचिए कि जिस ढाका शहर को ढाका नाम पड़ा माता ढकाई देवी के नाम पर, उसी के आसपास हिंदुओं की बस्ती है, उस मंदिर को तोड़ दिया, वहाँ के सारे हिंदू बंधक बने हुए हैं, लड़कियां उठा कर ले जाई जा रही हैं।
तो अब स्थिति वहाँ इतनी हो गई कि वहाँ बिल्कुल पाकिस्तान की तरह स्थिति, पाकिस्तान में तो चलिए तो अगर सरकार पर इस तरह का भी दबाव पड़ रहा है या आवाजें उठ रही हैं, मांग उठ रही है, तो अगले कुछ दिनों में देखिए भारत किसी तरह सरकार की भी को खबर आ सकती है। कूटनीतिक तौर पर भारत सरकार तो काम कर ही रही होगी हम्म, और भारत सरकार को करनी भी चाहिए, क्योंकि हम्म, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ शांति है तो अपने देश में भी शांति है। हम्म, वो अशांत होंगे तो हमें भी अशांत होना पड़ेगा, अछूते तो हम हैं नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब आगे की क्या परिस्थिति है, सेना की भूमिका कैसी होती है वहाँ पर? सरकार का गठन अगर होता है तो किन लोगों के हाथ में जाता है? अगर सरकार का गठन हो जाए, सेना ने टेक ओवर कर लिया है, तो स्थिति अगर सामान्य होती है और समान तरीके से चलाते हैं, अल्पसंख्यकों का हित वहाँ सुरक्षित होता है। हित की तो बाद में कहेंगे, पहले उनकी इज्जत बच जाए, उनकी जान बच जाए, उनका माल बच जाए, अपने घर में वो सुरक्षित रहें। सोचिए कि अभी रिपोर्टिंग हुई है, मेरे पास कम से कम 10 से ज़्यादा रात को 1 बजे तक फ़ोन बांग्लादेश से आए होंगे कि साहब हिंदुओं को चावल तक बाज़ार में नहीं दिया जा रहा है कि हिंदू हो, अब तुमको सामान नहीं दिया जाएगा। सोचिए कि भूख से भी मार दो इनको। तो विकट स्थिति है इस तरह की। भयंकर स्थिति पैदा हुई है कि हिंदू बाजार में एक तो निकल नहीं पा रहा है, अगर भूख से बिलबिलाते हुए निकल रहा है तो उस मुस्लिम दुकानदार लोग उसको सामान नहीं दे रहे हैं कि आपको हम नहीं बेचेंगे, आप हिंदू हैं। यही परिस्थिति पाकिस्तान में करके सभी हिंदुओं को या तो काट दिया गया या कन्वर्ट करा लिया गया। वही अब वो फिर वही अपना रहे हैं कि भूख से मारो तो शर्त की चावल तब देंगे कि कलमा पढ़ लो। तो बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। इसमें भारत सरकार जो फूँक-फूँक कर कदम उठा रही है, मुझे लगता है कि बहुत सही ढंग से भारत सरकार चल रही है, क्योंकि मामला पड़ोसी का है, मामला वहाँ लाखों लोगों की जान-माल का है। हालाँकि वो खबरें मौत सुनाई कुछ सुन देंगी। नहीं रहा है और चूँकि फ़ौज वहाँ बहुत कुछ करने की पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हालाँकि फ़ौज का अपना एक रुतबा है, कि एक फ़ौजी अगर खड़ा होता है तो बाकी चूँकि वहाँ की जो आम जनता है उसको फ़ौज पर बहुत भरोसा है, पाकिस्तान में। अभी उस तरीके का भरोसा इनको जीतना है बांग्लादेश में। यहाँ बांग्लादेश की फ़ौज को अपने लोगों का भरोसा जीतना है। तो अगर जैसे अब वहाँ की फ़ौज की गाड़ी भी देख रहा हूँ ठीक से मूव नहीं कर पा रही, उसकी गाड़ी के आगे लोग लेट जा रहे हैं, उसके खिलाफ नारेबाज़ी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन पर भी उनको भरोसा नहीं है। इसी से और आशंका बढ़ रही है कि कट्टरपंथी कहीं डायरेक्ट ही ना सत्ता हथिया ले। और वो हथिया लिए साहब तो समझिए सत्यानाश। और जब उसका सत्यानाश होगा तो आप और हम कैसे उससे छूते रह सकते हैं? सीमाएं एक ही हैं। एक ही हैं, जुड़ी हुई हैं। अरे बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे हैं कि घर भारत में है और उसका बाथरूम जो है बांग्लादेश में है। इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा अंदाज़ा लगाया सकता जा है सकता कि है। हालात किस तरह के हालात भारत के लिए एकदम इस विकट तरीके हैं। का हाँ, भारत के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है और हुँ, भारत को बहुत ही परिपक्वता के साथ इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जो इस समय वो 100% असुरक्षित है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके पक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। उनका पड़ोसी उनका दुश्मन हो चुका है, उनके खून का प्यासा बन चुका है। और वो क्यों बना है? जो मैंने आपको पहले बताया, कि वो भारत के नफ़रत में अपने हिंदू पड़ोसी का जान लेने पर तुले हुए हैं। कट्टरपंथी सोच हावी हाँ, है कुल अब वो मिला के कट्टरपंथी सोच जो दूसरी है वो बांग्लादेशी कट्टरपंथी सोच नहीं है, वो पाकिस्तान से आयातित सोच है, पाकिस्तान के आयातित मुल्लाओं के द्वारा दी गई सोच है, जिसका खामियाजा आज बांग्लादेश को है। कुल मिला के वेट एंड वॉच वेट अभी एंड वॉच। इंतज़ार करने जी, की ज़रूरत है। चलिए बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो बांग्लादेश के बवाल पर भारत की अपनी चिंताएँ हैं और उन पर एक सार नज़रें भारत सरकार की भी टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा।